तो अब हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स, ऑटोनॉमिक ड्रग्स, टॉक्सिसिटीज एंड एडवर्स इफेक्ट्स एंड मिसलेनियस। सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स, इसमें है माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स और एक है लाइनवीवर बर्ग प्लॉट। तो सबसे पहले देखते हैं माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स। इसमें है केएम इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द अफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। तो इसमें जो है वो केएम है, केएम जो है वो एंजाइम की जो अफिनिटी है फॉर इट्स सबस्ट्रेट उसकी इन्वर्सली रिलेटेड है। Vmax is directly proportional to the enzyme concentration। Vmax जो है वो किसी भी रिएक्शन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम रेट होता है, उसको कहते हैं Vmax। और Vmax जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी एंजाइम कंसनट्रेशन, और ये एंजाइम कंसनट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोस्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन फॉलो द हाइपरबोलिक कर्व दैट इज द माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स। ठीक है, जो ज़्यादातर एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हैं वो हाइपरबोलिक कर्व को फॉलो करते हैं, और ये जितने भी हाइपरबोलिक कर्व को फॉलो करते हैं इसका मतलब ये है कि ये माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। हाउएवर एंजाइमेटिक रिएक्शन दैट एक्सिबिट अ सिग्मोइड कर्व, लेकिन अगर एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो हैं उनका कर्व सिग्मोइड है तो इसका मतलब है कि यूजली इंडिकेट कोऑपरेटिव काइनेटिक्स। तो फिर वो कोऑपरेटिव काइनेटिक्स को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये चीज़ हमें मिलती है हीमोग्लोबिन में। तो यहाँ पे मैं देखा कि एस जो है वो इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और वी इज़ इक्वल टू वेलोसिटी। तो वी मैक्स जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, यानी कि यहाँ पे सैचुरेशन हो जाती है, इससे ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकता। हाफ ऑफ वी मैक्स जो है वो इज़ इक्वल टू के एम है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि के एम इज़ इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन एट हाफ ऑफ वी मैक्स। ठीक है, के एम जो है वो अफिनिटी के इन्वर्सली रिलेटेड है, और के एम खुद क्या है, ये सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन एट हाफ ऑफ वी मैक्स है। अफेक्ट्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, अगर एंजाइम को कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर या नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है वो इनहिबिट कर रहा हो तब इसका कर्व किस तरह का लगेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है रिवर्सिबल, इसमें जो कर्व है वो सैचुरेशन तक तो पहुँच रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी जो के एम और वी मैक्स है उसका जो स्लोप है वो इससे जो है वो नॉर्मल से जो है वो कम है। ग्रीन लाइन को हम देखते हैं एज़ कम्पेयर टू रेड लाइन। फिर उसके बाद जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स है ये तो अपनी सैचुरेशन तक भी नहीं पहुँच रहा, तो इसका जो कर्व है वो भी हम देख सकते हैं कि ये जो है वो ग्रीन से भी ज़्यादा इसकी स्लोप जो है वो कम है। उसके बाद आता है लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। ठीक है, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट है, इसमें एक्स एक्सिस में 1/, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और इसकी वाई एक्सिस में है 1/v। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन है जो क्रॉस कर रही है। एक्स एक्सिस में इस लाइन को कहते हैं 1/-km, और वाई एक्सिस में हम इसको कहते हैं 1/v मैक्स। ये स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू km/v मैक्स। ठीक है, उसके बाद क्लोज़र टू ज़ीरो ऑन वाई एक्सिस। अगर हम ज़ीरो के क्लोज आएँ ऑन द वाई एक्सिस द हायर द वी मैक्स, तो उतनी ही ज़्यादा वी मैक्स इंक्रीज़ हो जाएगी। द क्लोज़र टू ज़ीरो ऑन एक्स एक्सिस, और अगर हम एक्स एक्सिस में ज़ीरो के क्लोज आएँ द हायर द के एम, तो फिर के एम इंक्रीज़ होगी। यानी कि अगर हम वाई एक्सिस में ज़ीरो के क्लोज आएँ तो फिर जो है वो अगर हम ज़ीरो के क्लोज आएँ ऑन वाई एक्सिस तो वी मैक्स इंक्रीज़ होगी, और अगर हम एक्स एक्सिस में ज़ीरो के क्लोज आएंगे तो के एम इंक्रीज़ होगी। द हायर द के एम द लोअर द अफिनिटी, ये बात हमने पहले भी पढ़ ली कि के एम जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू अफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्रॉस ईच अदर वेयर एज द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स डू नॉट। तो यहाँ पे जो है वो कर्व दिखाया हुआ है इफेक्ट्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। तो जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ऑन दी वाई एक्सिस लाइन। ठीक है, तो जबकि जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, और एक ही स्टार्ट उन दोनों का एक ही पॉइंट से हो रहा है, लेकिन जो अनइनहिबिटेड है उसकी जो स्लोप है वो जो लाइन है वो लोअर है एज़ कम्पेयर टू द नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स इंक्रीज के एम।
ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स KM को इंक्रीज़ करेंगे, और जितना ज़्यादा KM ज़्यादा होगा उतनी एफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। उसके बाद है द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रिवर्सिबल, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इरिवर्सिबल। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक रिवर्सिबल होते हैं और एक इरिवर्सिबल होते हैं। और उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले है रिजेंबल स्ट्रक्चर। दोनों कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहे होते हैं। ओवरकम बाय इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो रिवर्सिबल है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें, जबकि इरिवर्सिबल को हम ओवरकम नहीं कर सकते। बाइंड एक्टिव साइट, एक्टिव साइट को इन दोनों ने बाइंड करना होता है। अफेक्ट्स ऑन वी मैक्स, वी मैक्स में रिवर्सिबल वालों का कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि वी मैक्स को डिक्रीज़ करते हैं इरिवर्सिबल वाले कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अफेक्ट ऑन के एम को जो है वो रिवर्सिबल वाले इंक्रीज़ करते हैं, जबकि इरिवर्सिबल वाले अनचेंज्ड। फार्माकोडायनामिक्स पोटेंसी को डिक्रीज़ करते हैं, जो रिवर्सिबल होते हैं वो पोटेंसी को डिक्रीज़ करते हैं, जो इरिवर्सिबल होते हैं वो एफिकेसी को डिक्रीज़ करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स पे क्या क्या इफेक्ट होंगे। रिजेंबल सबस्ट्रेट नो, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को रिजेंबल नहीं करते। ओवरकम बाय इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नो, तो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से इनके इफेक्ट को हम ओवरकम नहीं कर सकते। बाइंड एक्टिव साइट, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक्टिव साइट को बाइंड नहीं करते। अफेक्ट ऑन वी मैक्स, तो ये भी इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की तरह वी मैक्स को डिक्रीज़ करेंगे। और इसी तरह जो है वो अफेक्ट ऑन KM इनका सेम है जिस तरह से इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का है। वी मैक्स और KM पे इनका इफेक्ट और फार्माकोडायनामिक्स में जो इनका इफेक्ट है वो सिमिलर टू द इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है। इन्होंने भी एफिकेसी को डिक्रीज़ करना है, KM पे इनका इफेक्ट अनचेंज्ड है, और वी मैक्स को इन्होंने डिक्रीज़ करना है, यानी वी मैक्स को और एफिकेसी को इन्होंने डिक्रीज़ कर देना है, जबकि KM पे इनका इफेक्ट जो है वो अनचेंज्ड है। इसके बाद आता है फार्माकोकाइनेटिक्स, तो इसमें देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं F से। फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग रीचिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन अनचेंज्ड, ठीक है, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग है उसकी वो फ्रैक्शन जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंच रही है अनचेंज्ड। फॉर एन इंट्रावीनस डोज बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू 100%। जब हम इंट्रावीनसली किसी ड्रग को देते हैं तो जितना ड्रग हम देते हैं उतना ही सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक पहुंच रहा होता है, इस वजह से बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू 100% होती है। ओरली में बायो अवेलेबिलिटी टिपिकली लेस देन 100% है, लेकिन अगर हम किसी ड्रग को ओरली देंगे तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% से हमेशा कम ही होती है, ड्यू टू द इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन एंड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हुई होती और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इसकी वजह बनती है। कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एरिया अंडर द कर्व इन अ प्लॉट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ओवर टाइम, तो हम जो है वो बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं एक कर्व से। उस कर्व में जो है वो वाई एक्सिस में हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन दिया हुआ है और एक्स एक्सिस में टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू AUC ओरल, ठीक है, यानी एरिया अंडर कर्व ओरल मल्टीप्लाइड विद डोज इंट्रावीनसली डिवाइडेड विद डोज ओरल मल्टीप्लाई बाय एरिया अंडर कर्व इंट्रावीनसली। तो यहाँ पे जो ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है वो एरिया अंडर कर्व इंट्रावीनसली है, एरिया अंडर कर्व ओरल जो है वो बहुत ही कम एरिया है, तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी रिलेटिव टू इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो ये वो वॉल्यूम है जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग ने बॉडी में ऑक्यूपाई कर लिया है रिलेटिव टू इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। Aberrant volume of distribution of plasma protein bound drugs can be altered by the liver and the kidney diseases। तो उन्होंने कहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स का जो है वो अल्टर्ड हो सकता है अगर किसी को लीवर या किडनी डिजीज़ हैं,
क्योंकि अगर लीवर या किडनी डिजीज़ हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिर इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ड्रग हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का वॉल्यूम क्या है। अगर प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी, यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स ने ड्रग्स को बाइंड किया होगा तो फिर उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। और अगर प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। द ड्रग्स में डिस्ट्रीब्यूट इन मोर देन वन कंपार्टमेंट, तो ड्रग्स एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हीमोडायलिसिस इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर ड्रग्स विद अ लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमने किसी पेशेंट की हीमोडायलिसिस करनी हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली हम तब कर सकते हैं जब उसके जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो लो हो, यानी कि प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा हुई हो। VD यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड विद प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन। ठीक है, तो ये है कि प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन जो है वो इसके डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में जो है वो अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो, मीडियम एंड हाई। अगर लो है तो इसका मतलब ये है कि ड्रग जो है वो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में मौजूद है, और इसमें जो ड्रग टाइप्स हैं वो हैं लार्ज चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स एंड द प्लाज्मा प्रोटीन पाउंड। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो है तो इसका मतलब ये है कि ड्रग्स जो हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन पाउंड हैं, इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में हैं और वो लार्ज या चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। मीडियम में है तो इसका मतलब कि वो ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मौजूद है, और वो स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हाई है तो इसका मतलब कि ऑल टिश्यूज़ में जो है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इंक्लूडिंग फ़ैट, यहाँ तक कि फ़ैट में भी ड्रग आ चुका है। स्मॉल लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स स्पेशली इफ़ बाउंड टू द टिश्यू प्रोटीन है। ठीक है, लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉल होंगे और स्पेशली इफ़ बाइंड टू द टिश्यू प्रोटीन है। उसके बाद है क्लियरेंस, द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियरेट ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्लियरेंस का मतलब है कि प्लाज्मा का वो वॉल्यूम जो ड्रग से क्लियर्ड हो चुका है पर यूनिट टाइम। क्लियरेंस में भी इम्पेयर्ड विद द डिफेक्ट्स इन द कार्डियक, हेपेटिक और रीनल फंक्शन है। ठीक है, क्लियरेंस जो है वो ड्रग की जो है वो अफेक्ट हो सकती है अगर कोई कार्डियक, हेपेटिक या रीनल फंक्शन जो है उसमें कोई डिफेक्ट्स आ गए हैं। क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। जो क्लियरेंस है वो एक तरह से डायरेक्टली रिलेटेड बन रही है टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग डिवाइडेड विद प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन, जिसके ये इन्वर्सली रिलेटेड बन रही है। इज इक्वल टू इसका एक और फार्मूला भी है, उसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई विद KE विच इज द एलिमिनेशन कांस्टेंट। ठीक है, ये भी इसका एक फार्मूला है। उसके बाद आती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हम डिनोट करते हैं T1/2 से। द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन है। तो ये वो टाइम है जो हमें रिक्वायर्ड है कि हम अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी को हाफ कर दें। ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी को हाफ कर दें ड्यूरिंग एलिमिनेशन। स्टेडी स्टेट इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टेडी स्टेट जो है वो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है जिसमें ड्रग कंसनट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ड्रग इन्फ्यूज एट अ कांस्टेंट रेट है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में अगर हम ड्रग को इन्फ्यूज़ कर रहे हैं कांस्टेंट रेट पे तो हमें 4 to 5 हाफ लाइफ्स रिक्वायर्ड होती हैं टू रीच द स्टेडी स्टेट, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमें 4 to 5 हाफ लाइफ्स रिक्वायर्ड होती हैं अगर हम ड्रग को कांस्टेंट रेट पे इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। इट टेक्स 3.3 हाफ लाइफ टू रीच 90% ऑफ स्टेडी स्टेट लेवल। इट टेक्स 3.3 हाफ लाइफ टू रीच 90% ऑफ द स्टेडी स्टेट लेवल। ठीक है, 3.3 हाफ लाइफ रिक्वायर्ड होती हैं 90% ऑफ स्टेडी स्टेट लेवल को अचीव करने के लिए। उसके बाद है हाफ लाइफ का फॉर्मूला, द हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.7 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड विद क्लियरेंस इन फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन है। ये फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में इसका फॉर्मूला है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1 2 3 4। ठीक है, परसेंटेज रिमेनिंग 50%, 25%, फिर 25% का हाफ 12.5% और 12.5% का हाफ 6.25%। उसके बाद आती है डोसेज कैलकुलेशंस। दो इसमें डोजेज होती हैं, एक लोडिंग डोज है और एक मेंटेनेंस डोज है। लोडिंग डोज का फॉर्मूला है प्लाज्मा कंसनट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन मल्टीप्लाइड विद
वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड विद बायो अवेलेबिलिटी। मेंटेनेंस डोज का फॉर्मूला है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विद क्लियरेंस, फिर मल्टीप्लाई विद टी और डिवाइडेड विद बायो अवेलेबिलिटी। तो इसमें जो CP है वो टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, CP जो है वो टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, और T जो इसमें है वो है डोसेज इंटरवल यानी टाइम बिटवीन डोजेज इफ़ नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, तो ये T जो है ये डोसेज इंटरवल है और CP जो है वो टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। तो उसके बाद है इन रीनल और द लिवर डिजीज़ मेंटेनेंस डोज डिक्रीजेस एंड द लोडिंग डोज इज़ यूजली अनचेंज्ड। क्योंकि जब रीनल या लिवर डिजीज़ होती है तो क्लियरेंस जो है वो अफेक्ट होगी और मेंटेनेंस डोज के फॉर्मूले में क्लियरेंस आ रही है, इस वजह से जो है वो मेंटेनेंस डोज डिक्रीज़ हो जाती है। टाइम टू स्टेडी स्टेट डिपेंड्स primarily on the half life and is independent of dose and the dosing frequency। ठीक है, उसके बाद है टाइम टू स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो जो स्टेडी स्टेट तक जाने के लिए टाइम है वो डिपेंड करता है पूरी तरह से हाफ लाइफ पे और बिल्कुल इंडिपेंडेंट है डोज के और डोजिंग फ्रीक्वेंसी के। उसके बाद आती है ड्रग मेटाबॉलिज्म। जेरियाट्रिक पेशेंट्स लूज फेज 1 फर्स्ट। तो जेरियाट्रिक का मतलब है रिलेटिंग टू ओल्ड पीपल स्पेशली विद रिगार्ड टू द हेल्थ केयर, एन ओल्ड पर्सन हु इज़ रिसीविंग स्पेशल केयर। ठीक है, यानी कि अगर किसी ओल्ड पर्सन को हम स्पेशल केयर दे रहे हैं तो हम उसको जेरियाट्रिक कहेंगे। तो इसमें है कि जेरियाट्रिक पेशेंट्स लूज फेज 1 फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें यह है कि जब भी जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है वो जब लूज़ होती है तो सबसे पहले इसमें फेज़ 1 में जो है वो लूज़ होती है। पेशेंट्स हु आर स्लो एज डायलेटर्स हैव इंक्रीज एडवर्स इफेक्ट्स फ्रॉम द सर्टेन ड्रग्स। तो जो पेशेंट्स एज डायलेटर्स स्लो एज डायलेटर्स हैं, यानी कि एज डायलेशन वाला प्रोसेस उनके अंदर स्लोली हो रहा है, तो उनको एडवर्स इफेक्ट्स होंगे फ्रॉम सर्टेन ड्रग्स बिकॉज ऑफ द डिक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। सर्टेन ड्रग्स की वजह से उनको फिर जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स होने लगेंगे क्योंकि उनका जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन आइसोनियाजेड में स्पेशली ये चीज़ देखी जाएगी क्योंकि आइसोनियाजेड की जो मेटाबॉलिज्म है वो एज डायलेशन के थ्रू हो रही होती है। तो यहाँ पे जो है वो लिपोफिलिक ड्रग है। ठीक है, तो फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 प्रीडोमिनेंटली CYP450 डिपेंडेंट है और फेज़ 2 जो है वो CYP450 इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो है वो CYP450 डिपेंडेंट में जो रिएक्शंस हो सकते हैं वो है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस। तो इन 3 रिएक्शंस के थ्रू जो है वो हम ड्रग को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्लाइटली पोलर वाटर सोल्यूबल मेटाबॉलाइट में, ताकि फिर उसको ईजिली जो है वो बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके, एक्टिव और इनएक्टिव। ठीक है, स्लाइटली पोलर वाटर सोल्यूबल मेटाबॉलाइट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो फेज़ 2 में जो रिएक्शंस हो सकते हैं उसमें मिथाइलेशन है, ग्लूकोरोनिडेशन है, एस्टाइलेशन है और सल्फेशन है। इस तरीके से हम ड्रग को कन्वर्ट कर देंगे वेरी पोलर मेटाबॉलाइट में एक्सेप्ट एस्टाइलेटेड मेटाबॉलाइट। तो हम मेटाबॉलाइट को इसमें वेरी पोलर कर देते हैं, जबकि फेज़ 1 में हम स्लाइटली पोलर कर देते हैं और उसको वाटर सॉल्युबल बना देते हैं, इसमें हम इसको वेरी पोलर कर देते हैं। इस तरीके से आगे हम ड्रग की जो है वो एलिमिनेशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो भी ड्रग हम लेंगे उनकी मेटाबॉलिज्म इन्हीं रिएक्शंस के थ्रू हो रही होगी और उसके बाद वो इस तरह के मेटाबॉलाइट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे और उसके बाद उनकी जो एलिमिनेशन है फ्रॉम द बॉडी वो ईजी हो जाती है। उसके बाद आती हैं एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। तो इसमें एलिमिनेशन में 2 टाइप्स हैं, एक है ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन और एक है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। Zero order elimination is the rate of elimination is a constant regardless of the plasma drug concentration। तो इसमें जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, यानी जो ड्रग की जो अमाउंट है वो कॉन्स्टेंटली एलिमिनेट हो रही होगी पर यूनिट टाइम। ठीक है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन डिक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। तो ये इसकी जो कंसंट्रेशन है वो लीनियरली विद टाइम डिक्रीज हो रही होगी। इसमें जो एग्जांपल्स ऑफ ड्रग्स हैं वो फेनिटोइन, इथानॉल एंड एस्पायरिन है एट हाई और द टॉक्सिक कंसंट्रेशंस PEA। ठीक है, अ पी इज़ राउंड शेप्ड लाइक द ज़ीरो एंड इट इज़ एलिमिनेटेड इन ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशंस। तो इसमें फेनिटोइन, इथानॉल एंड एस्पायरिन जो है वो इसमें एलिमिनेट हो रहे हैं एट हाई और टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ये कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन होती है।
ठीक है। कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में जो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन है, ठीक है। इसमें जो एलिमिनेशन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रग कंसंट्रेशन है। कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, तो इसमें जो है वो ड्रग कंसंट्रेशन डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, अप्लाइज टू मोस्ट ड्रग। मोस्ट ड्रग्स में ज़्यादातर फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन ही हो रही होती है और ये एक फ्लो डिपेंडेंट एलिमिनेशन है। ज़ीरो ऑर्डर जो है वो कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फ्लो डिपेंडेंट एलिमिनेशन है, ठीक है। तो ज़ीरो ऑर्डर में जो है वो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ एलिमिनेशन डिपेंड नहीं करता, जबकि फ़र्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ एलिमिनेशन प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो लीनियरली विद टाइम डिक्रीज़ कर रही है इन ज़ीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में, जबकि फ़र्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन में जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली विद टाइम डिक्रीज़ कर रही है। उसके बाद इनके ग्राफ्स को देख लेते हैं। तो इसमें जो एलिमिनेशन रेट है वो इक्वल टू स्लोप है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो लीनियर है और यहाँ पे जो दूसरे ग्राफ में जो स्लोप है वो इस तरह से कर्व्ड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें जो हर दफ़ा जो एलिमिनेशन हो रही है वो 2 यूनिट पर आवर, यानी कि जो ड्रग कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट अमाउंट के साथ इसमें रिमूव हो रही है। फर्स्ट हाफ लाइफ में भी इतनी है, उसके बाद सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ इज़ ग्रेटर देन सेकंड हाफ लाइफ इज़ ग्रेटर देन थर्ड हाफ लाइफ। तो इसमें जो है वो एलिमिनेशन जो हो रही है वो कांस्टेंट अमाउंट की हो रही है। यहाँ पे है टाइम ऑफ हाफ लाइफ डिक्रीजेज एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, तो जिस तरह कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है उसी तरह से हाफ लाइफ भी इसमें डिक्रीज़ हो रही है। दूसरे ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो पहले 4 यूनिट पर आवर थी, फिर 2 हो गई, फिर 1, फिर 0.5, यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ कर रही है और इसी वजह से इसमें जो हाफ लाइफ है वो फर्स्ट हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू सेकंड हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू थर्ड हाफ लाइफ है। तो इसमें जो टाइम ऑफ हाफ लाइफ है वो कांस्टेंट है, जबकि कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रही है। उसके बाद है यूरिन पीएच एंड ड्रग एलिमिनेशन। आयोनाइज स्पीशीज आर ट्रैप्ड इन द यूरिन एंड क्लियर्ड क्विकली, ठीक है। न्यूट्रल फॉर्म्स कैन बी रीअब्जॉर्ब्ड, तो जो सी आयोनाइज स्पीशीज़ होती हैं वो यूरिन में जाकर ट्रैप हो जाती हैं, क्योंकि उसके बाद वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती और उसके बाद उनकी क्लियरेंस जो है वो ईजिली हो रही होती है, और जबकि न्यूट्रल फॉर्म जो हैं वो रीअब्जॉर्ब्ड हो सकती हैं। जो आयोनाइज स्पीशीज़ हैं वो यूरिन में जो है वो यूरिन के जो फिल्ट्रेट होता है वहाँ पे ये ट्रैप हो जाती हैं और उसके बाद ये टब्यूल्स को आसानी से क्रॉस करके जो है वो बगैर किसी रीअब्जॉर्प्शन या सेक्रीजन के बगैर आसानी से जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। जबकि न्यूट्रल फॉर्म्स जो हैं क्योंकि वो आयोनाइज नहीं होती और मेम्ब्रेन्स को इजीली क्रॉस कर सकती हैं, इसलिए वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स में एग्जांपल्स है फिनोबार्बिटल, मीथोट्रिक्सेट और एस्पायरिन, सैलिसिलेट्स। तो फिनोबार्बिटल, मीथोट्रिक्सेट और एस्पायरिन जो है वो वीक एसिड्स की एग्जांपल्स हैं। दे आर ट्रैप्ड इन द बेसिक एनवायरनमेंट्स, ठीक है। वीक एसिड्स जो हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट में ट्रैप्ड हो जाते हैं। ट्रीट ओवरडोज विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू एल्कलिनाइज यूरिन, इनकी जो ओवरडोज है वो हम ट्रीट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से ताकि हम यूरिन को एल्कलिनाइज कर सकें। अब यहाँ पे एक लिपिड सोलबल जो है वो वीक एसिड है RCOOH, उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया इनटू RCOO माइनस नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव में, तो अब ये ट्रैप्ड हो गया। वीक बेसिस, इसका मतलब यह है कि जो वीक एसिड्स हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट में ट्रैप्ड होते हैं और इनकी ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। वीक बेसिस में आती हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, TCAs, एम्फीटामीन्स, दे आर ट्रैप्ड इन दी एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वीक बेसिस जो हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ पे है RNH3, ठीक है, ये ट्रैप्ड है और उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया इंटू RNH2 प्लस H प्लस, तो ये लिपिड सॉल्युबल में पहले ही ट्रैप्ड था, उसके बाद ये लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। TCA टॉक्सिसिटी इज इनिशियली ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर TCA की टॉक्सिसिटी हो जाए तो इनिशियली हम सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे टू ओवरकम द सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी ऑफ द TCAs, ताकि हम जो सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है TCAs की उसको पहले हम ओवरकम कर सकें। दिस ट्रीट्स कार्डियक टॉक्सिसिटी, ये अपनी सोडियम चैनल ब्लॉकिंग वाली एक्टिविटी की वजह से कार्डियक टॉक्सिसिटी भी करवा रहे होते हैं।
इसी वजह से हम पहले इनकी सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी को ओवरकम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, जिससे हम पे कार्डिक टॉक्सिसिटी को ट्रीट करेंगे, बट डज नॉट एक्सलरेट ड्रग एलिमिनेशन। लेकिन ड्रग एलिमिनेशन इस तरीके से एक्सलरेट नहीं होती। उसके बाद आता है PKA, जो इसकी डेफिनेशन है, दिस इज द pH एट विच ड्रग्स वीक एसिड्स और बेसिस आर 50% आयोनाइज्ड एंड 50% नॉन आयोनाइज्ड। तो ये ड्रग्स की वो pH है, ठीक है, वीक एसिड और बेस की वो pH है जिसमें जो ड्रग्स हैं वो 50% आयोनाइज्ड होते हैं और 50% नॉन आयोनाइज्ड होते हैं। द PKA रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक एसिड और बेस। जो PKA है वो वीक एसिड्स और बेस की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। PKA का जो असल रिलेशन है वो वीक बेस और वीक एसिड के साथ होता है, ये उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये pH है उन ड्रग्स की जहाँ पे वो 50% आयोनाइज्ड और 50% नॉन आयोनाइज्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि PKA जो है वो इक्वल टू 9.2 है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो वीक एसिड जो है वो 4 के बाद स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद इसका PKA जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। जबकि यहाँ पे जो PKA अगर PKA जो है वो कम हो रहा है तो इज़ इक्वल टू मोर एसिडिक है। वही pH वाला हिसाब है इसमें। जिस तरह से जगह pH डिक्रीज़ हो रही होती है तो जो ड्रग होता है वो और ज़्यादा एसिडिक हो रहा होता है। तो यहाँ पे PKA जब इंक्रीज़ हो रही है तो मोर बेसिक है। तो बेसिक वाले जो है उनका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है बेसिक वाले सेक्शन से, और जो एसिड्स हैं उनका एसिड वाले सेक्शन से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। 50% पे हमने इनको देखना है, ठीक है। 50% जहाँ पे ये 50% आयोनाइज्ड और 50% नॉन आयोनाइज्ड है वहाँ पे हमने इनको देखा तो PKA जो है वो 9.2 बन गई। यानी कि अब अगर किसी एसिड की PKA 9.2 से कम है तो वो ज़्यादा एसिडिक है, और अगर 9.2 से ज़्यादा है तो वो उतना ही ज़्यादा बेसिक है। उसके बाद हम देखते हैं एफिकेसी वर्सेस पोटेंसी। एफिकेसी जो है वो मैक्सिमल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग कैन प्रोड्यूस, ठीक है। मैक्सिमल इफेक्ट जो ड्रग प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम कहते हैं ड्रग की एफिकेसी है। ये रिप्रेजेंटेड बाय द वाई वैल्यू वी मैक्स। तो वाई में इन्होंने हमें दिया हुआ है, वाई एक्सिस में इन्होंने हमें वी मैक्स दिया हुआ है। तो वी मैक्स के ज़रिए हम पता लगाते हैं कि ड्रग की एफिकेसी कितनी होगी। इंक्रीज़ इन वाई वैल्यू इज़ इक्वल टू इंक्रीज़ इन वी मैक्स। अगर वाई वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब कि वी मैक्स इंक्रीज़ हो रहा है, और जितना ज़्यादा वी मैक्स इंक्रीज़ होगा इसका मतलब कि उतनी ज़्यादा एफिकेसी इंक्रीज़ है। अनरिलेटेड टू पोटेंसी, लेकिन एफिकेसी जो है वो पोटेंसी के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। एफिकेसियस ड्रग्स कैन हैव हाई और लो पोटेंसी। हो सकता है कि कुछ ड्रग्स हैं उनकी एफिकेसी बहुत ज़्यादा है लेकिन उनकी पोटेंसी हाई और लो दोनों हो सकती है। पार्शियल एगोनिस्ट हैव लेस एफिकेसी देन फुल एगोनिस्ट। ये एफिकेसी की एग्जांपल है कि जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं उनकी एफिकेसी जो है वो लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द फुल एगोनिस्ट। तो यहाँ पे ड्रग ए और ड्रग बी शो किया हुआ है। तो जो ड्रग ए है उसकी एफिकेसी जो है वो उसका जो वी मैक्स है वो उसका 100 के करीब है, जबकि जो दूसरा ड्रग है उसका वी मैक्स जो है वो 50 के करीब है। तो इसमें जिसका वी मैक्स ज़्यादा है उसकी एफिकेसी ज़्यादा है, और जिसका वी मैक्स कम है उसकी एफिकेसी कम है। तो दोनों के डिफरेंस को उन्होंने डेल्टा एफिकेसी यानी डिफरेंस इन एफिकेसी की तरह डिनोट किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं पोटेंसी को। पोटेंसी इज़ द अमाउंट ऑफ अ ड्रग नीडेड फॉर द गिवन अफेक्ट। किसी भी गिवन अफेक्ट को अचीव करने के लिए जो अमाउंट हमें चाहिए ड्रग की उसको हम कहते हैं पोटेंसी। यानी पोटेंसी एक तरह से अमाउंट है, तो ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स वैल्यू, ये एक्स वैल्यू यानी कि एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज़ होती हैं उससे ये रिप्रेजेंट हो रही है। तो एक्स एक्सिस में होती है EC50। EC50 का मतलब है अफेक्टिव कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग एट 50%। तो जब लेफ़्ट शिफ्टिंग होगी, ठीक है, जब ग्राफ की लेफ़्ट शिफ्टिंग हो रही है तो EC50 डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो यहाँ पे जो लेफ़्ट शिफ्टिंग है तो उसमें EC50 डिक्रीज़ हो रही है। तो जब EC50 डिक्रीज़ होगी तो पोटेंसी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जब EC50 यानी इफेक्टिव कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग एट 50% जब डिक्रीज़ होगी तो पोटेंसी इंक्रीज़ होगी, इनवर्स रिलेशनशिप है। और जितनी ज़्यादा पोटेंसी इंक्रीज़ होगी उतना हमें कम अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड होगी। तो पोटेंसी इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि लेस अमाउंट ऑफ ड्रग इज़ नीडेड,
इसी वजह से लिखा हुआ है कि पोटेंसी इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज्ड ड्रग नीडेड। उतना ही हमें कम ड्रग नीड होगा क्योंकि उसकी पोटेंसी इतनी ज़्यादा है, उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा है, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ज़्यादा अमाउंट में अब ड्रग लें। तो अगर उसकी पोटेंसी ज़्यादा है तो हम उसकी अमाउंट कम लेंगे, यानी कि हमें लेस अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड हो जाएगा। और EC50 का यहाँ पे ये है कि अगर एक्स एक्सिस में हम देखते हैं कि जो EC50 ब्लू वाली है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द EC50 ऑफ रेड लाइन। तो जब EC50 डिक्रीज है तो इसका मतलब ये है कि ड्रग ए की पोटेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ड्रग बी। ठीक है, जिसकी EC50 कम है उसकी पोटेंसी ज़्यादा है। EC50 इज इक्वल टू इफेक्टिव कंसनट्रेशन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग को। तो रिसेप्टर बाइंडिंग में यहाँ पे इसी तरह से ग्राफ दिए हुए हैं। रिसेप्टर बाइंडिंग का मतलब ये है कि एगोनिस्ट के साथ जो है वो कौन सा ड्रग हमने दिया हुआ है। अगर हमने एगोनिस्ट के साथ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट से दिया है तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम एगोनिस्ट के साथ, एगोनिस्ट का इन्होंने ये ब्लैक कलर का शो किया हुआ है जबकि रेड कलर का जो है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की जो EC50 है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एगोनिस्ट। ठीक है, जब हमने कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दिया तो हमने देखा कि उसकी EC50 एज़ कम्पेयर टू एगोनिस्ट ज़्यादा है। तो जिसकी EC50 कम होती ज़्यादा होती है उसकी पोटेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ उन्होंने शो की हुई है कि जो पोटेंसी है वो रिड्यूस हो गई है जब हमने एगोनिस्ट के बाद कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दिया है। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो हैं वो पोटेंसी को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले ग्राफ को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ब्लैक लाइन है वो एगोनिस्ट की है जबकि येलो लाइन जो है वो यहाँ पे जो है वो इसकी है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ने जो है वो एफिकेसी को रिड्यूस कर दिया है। जिस तरह का ग्राफ हमने ड्रग ए और ड्रग बी का देखा था एफिकेसी को समझने के लिए, वही सेम ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एगोनिस्ट की जो Vmax था वो ज़्यादा था और जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है इसका Vmax कम है। तो इस वजह से जो है वो एफिकेसी यहाँ पे रिड्यूस हो गई है। इसके बाद ये तीसरा कर्व हम देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें शो किया है कि एगोनिस्ट ब्लैक कलर का है। ठीक है, और उसके बाद दो पार्शियल अगोनिस्ट दिए हुए हैं। तो जो पार्शियल अगोनिस्ट हैं उनमें से जो एक है उसकी एफिकेसी जो है वो एज़ कम्पेयर टू एगोनिस्ट लेस है। ठीक है, लेकिन जो है वो तकरीबन 70 तक बन रही है। जबकि जो दूसरा पार्शियल अगोनिस्ट है, जो दूसरा ग्रीन कर्व है, उसकी जो है वो एफिकेसी उससे भी ज़्यादा रिड्यूस है, 50 के बहुत ही करीब बन रही, 60 तक बन जाएगी। तो इसमें हमने देखा कि डिफरेंट पार्शियल अगोनिस्ट जो हैं उनकी डिफरेंट एफिकेसी है और उनकी एफिकेसी हमेशा फुल अगोनिस्ट से कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो इनकी पोटेंसी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी इनकी पोटेंसी डिफरेंट हो सकती है, हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। उसके बाद यही सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे भी लिखी हुई है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट देंगे तो पोटेंसी जो है वो रिड्यूस होगी, एफिकेसी पे कोई चेंज नहीं आएगा। कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीज इन एगोनिस्ट कंसनट्रेशन। तो अगर हम एगोनिस्ट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि पोटेंसी हमें पता है कि अमाउंट पे डिपेंड कर रही होती है, तो अगर हम एगोनिस्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर दें तो हम पोटेंसी को इसमें ओवरकम कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को ओवरकम कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है डायज़ेपाम जो कि एगोनिस्ट है और फ्लूमाजेनिल जो कि इसका कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑन दी गाबा ए रिसेप्टर। ठीक है, इसमें जो है वो डायज़ेपाम है जो कि एगोनिस्ट है, फ्लूमाजेनिल जो है वो इसका कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है और दोनों ने एक्ट करना है गाबा ए रिसेप्टर पर। उसके बाद आता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो इसमें पोटेंसी पे नो चेंज और एफिकेसी को इन्होंने डिक्रीज़ कर देना, जैसा कि हमने ग्राफ में भी देखा, कैन नॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीज इन एगोनिस्ट कंसनट्रेशन। तो इसमें हम एगोनिस्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करने से इसके इफेक्ट को यानी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को जो है वो ओवरकम नहीं कर सकते। इसमें एग्जांपल है नॉरएपिनेफ्रिन एगोनिस्ट की प्लस फेनॉक्सीबेंजामीन नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स पे जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन एगोनिस्ट होता है और इसका जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है वो है फेनॉक्सीबेंजामीन।
पार्शियल एगोनिस्ट अलोन, तो इसकी पोटेंसी हमने देखा कि इंडिपेंडेंट होती है, हाई और लो दोनों हो सकती है, एफिकेसी पर इसमें रिड्यूस होगी। एक्स एट द सेम साइड एट द फुल एगोनिस्ट, तो पार्शियल एगोनिस्ट ने भी उसी साइड पे एक्ट करना होता है जहाँ पे फुल एगोनिस्ट ने एक्ट करना होता है। इसकी एग्जांपल में है मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है वो फुल एगोनिस्ट है, जबकि बुप्रीनॉर्फिन जो है वो पार्शियल एगोनिस्ट है, और दोनों ने ओपियोइड के सेम रिसेप्टर्स पे एक्ट करना है। उसके बाद हम देखते हैं थेरेपेटिक इंडेक्स, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ ड्रग सेफ्टी। थेरेपेटिक इंडेक्स इज द मेजरमेंट ऑफ द ड्रग सेफ्टी, तो इसका फॉर्मूला है TD50/ED50, यानी मीडियन टॉक्सिक डोज डिवाइडेड विद द मीडियन अफेक्टिव डोज। ठीक है, मीडियन टॉक्सिक डोज को हम डिवाइड कर देते हैं इसमें मीडियन अफेक्टिव डोज के साथ। थेरेपेटिक विंडो, ठीक है, एक तो थेरेपेटिक इंडेक्स हो गया यानी मेजरमेंट ऑफ ड्रग सेफ्टी, फिर इसमें ही एक टर्म आती है उसे हम कहते हैं थेरेपेटिक विंडो। थेरेपेटिक विंडो इज़ अ रेंज ऑफ ड्रग कंसनट्रेशन दैट कैन सेफली एंड इफेक्टिवली ट्रीट डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए जो रेंज ऑफ ड्रग कंसनट्रेशंस हैं जो सेफली और इफेक्टिवली डिजीज़ को ट्रीट कर सकती है उसको हम कहते हैं थेरेपेटिक विंडो। तो उसके बाद हम देखते हैं TITE, ठीक है, ये एक निमोनिक है। थेरेपेटिक इंडेक्स इज़ इक्वल टू TD50/ED50। इस तरीके से हम जो है वो थेरेपेटिक इंडेक्स के फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। सेफ़र ड्रग्स हैव हायर TI वैल्यूज़, ठीक है, जो सेफ़र ड्रग्स हैं उनकी TI वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगी। ड्रग्स विद द लोअर TI वैल्यूज़ फ्रिक्वेंटली रिक्वायर मॉनिटरिंग। जिन ड्रग्स की TI वैल्यूज़ जो हैं वो लो होंगी उनकी हमें बार बार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इसमें एक वारफेरिन है, थियोफाइलिन है, डाइगॉक्सिन है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, लिथियम है। वार्निंग, दीज ड्रग्स आर लीथल, ठीक है, वार्निंग से वारफेरिन, दीज से थियोफाइलिन, ड्रग्स से डाइगॉक्सिन, एंटी एपिलेप्टिक से आर, और लीथल से है लिथियम। ठीक है, LD50 हम कहते हैं लीथल मीडियन डोज को। इट ऑफन रिप्लेसेस द मीडियन टॉक्सिक डोज इन एनिमल स्टडीज़। एनिमल स्टडीज़ में हम TD50 के बजाय LD50 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो एफिकेसी है, एफिकेसी पे जो 50% पे आ रही है वो ED50 है, जबकि टॉक्सिसिटी का एक और कर्व है। ठीक है, और ये थेरेपेटिक, इन दोनों के दरमियान में जो है वो थेरेपेटिक इंडेक्स है। ठीक है, यानी ED50 और TD50 के दरमियान में जो है वो थेरेपेटिक इंडेक्स है। ED हम कहते हैं अफेक्टिव डोज को, TD हम कहते हैं टॉक्सिक डोज को। तो टॉक्सिसिटी के कर्व जो है वो उसमें जो 50% पे जो जा रहा है वो TD50 है। तो दोनों के दरमियान में क्या हुआ, थेरेपेटिक इंडेक्स है। उसके बाद आते हैं द ड्रग अफेक्ट मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो इसमें जो है वो डिफरेंट ड्रग अफेक्ट्स बताए हुए हैं। इसमें एक एडिटिव अफेक्ट है, एक परमिसिव है, एक साइनर्जिस्टिक है, पोटेंशिएशन, एंटागोनिस्टिक और टैकिफाइलैक्टिक। सबसे पहले इसमें एडिटिव को देख लेते हैं। तो इसमें द अफेक्ट ऑफ सब्सटेंसेज A and B टुगेदर इज़ इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल अफेक्ट्स। ठीक है, यानी कि टू सब्सटेंसेज A and B को अगर हम टुगेदर कर दें तो जो उनका अफेक्ट बनेगा वो इक्वल होगा उन दोनों को मिला के भी जो अफेक्ट होना है। यानी कि अगर हम उनको इंडिविजुअली भी देंगे तो भी सेम अफेक्ट होगा, हम अगर हम मिला के भी देंगे तो उनके सम के इक्वल, उन दोनों का जो अपना अपना अफेक्ट है वो सम के इक्वल होगा, उनके सम के इक्वल है। यानी 2 + 2 = 4। एस्पायरिन एंड एस्टामिनोफन इसमें एग्जांपल है। ठीक है, एस्पायरिन और एस्टामिनोफन को अगर हम मिला के देंगे तो एस्पायरिन का जो अपना अफेक्ट है वो मिल जाएगा एस्टामिनोफन के अफेक्ट के साथ, और इनका जो अफेक्ट है वो फिर सम हो जाएगा, यानी 2 + 2 = 4 हो जाएगा। परमिसिव, प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस A इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फुल अफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस B। यानी कि हमें सब्सटेंस A से इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि हम सब्सटेंस B के फुल अफेक्ट को अचीव कर सकें। कोर्टिसोल ऑन द कैटेकोलामाइन रिस्पॉन्सिवनेस, अगर हमें कैटेकोलामाइन की रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए तो हमें कोर्टिसोल का यूज़ करना पड़ेगा। साइनर्जेस्टिक, अफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंसेज A and B टुगेदर इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल अफेक्ट्स। ठीक है, यानी अगर हम टू सब्सटेंसेस को मिला के इस्तेमाल करें तो जो उनके इंडिविजुअल अफेक्ट्स हैं उनका जो सम बनना था उससे भी ज़्यादा अफेक्ट प्रोड्यूस होगा। क्लोपिडोग्रल विद एस्पायरिन, ठीक है, 2 + 2 = 4। पोटेंशिएशन सिमिलर टू साइनर्जिज्म, ये साइनर्जिज्म के सिमिलर है। बट ड्रग बी विद नो थेरेपेटिक एक्शन एनहांसेस द थेरेपेटिक एक्शन ऑफ ड्रग ए। यानी ड्रग बी का अपना तो कोई थेरेपेटिक एक्शन नहीं है, लेकिन इसने ड्रग ए के थेरेपेटिक एक्शन को इन्हांस कर देना है।
तो इसमें जो है वो है कार्बिडोपा ओनली ब्लॉक्स एंजाइम टू प्रिवेंट पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ लेवोडोपा। तो इसमें एग्जांपल है कि कार्बिडोपा जो है वो सिर्फ एंजाइम को ब्लॉक कर रहा होता है, जबकि असल इफेक्ट तो लेवोडोपा का प्रोड्यूस होना होता है। तो ये बस एक ऐसे एंजाइम को ब्लॉक कर रहा होता है ताकि लेवोडोपा के पेरिफेरल कन्वर्जन को रोक सके और लेवोडोपा जो है वो सीएनएस में जाके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सके। ये पार्किंसंस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हम पढ़ेंगे। तो इसमें है द 2 + 0 इज़ ग्रेटर दैन 4 ग्रेटर दैन 2, ठीक है। तो ये ज़ीरो इसलिए है क्योंकि एक ड्रग ऐसा है जिसका अपना कोई थेरेपेटिक एक्शन नहीं है। एंटागोनिस्टिक effects of substances A and B together is less than the sum of their individual effects। इथानॉल एंटीडोट फॉर मिथानॉल टॉक्सिसिटी, ठीक है। इसमें यह है कि अगर 2 सब्सटेंसेज हैं A एंड B, अगर हम उनको मिला कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो उनके इंडिविजुअल इफेक्ट थे वो उससे भी ज़्यादा कम, उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से जो सम बनना था उससे कम अब उनका इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। मिथानॉल टॉक्सिसिटी को जो है रोकने के लिए, कम करने के लिए हम इथानॉल एंटीडोट यूज़ कर देते हैं। 2 + 2 इज़ लेस दैन 4। टैकीफाइलैक्टिक एक्यूट डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ ड्रग आफ्टर इनिशियल एंड रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि अगर हम बार बार या फिर इनिशियल कोई एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसी ड्रग की तो उसके रिस्पॉन्स में एकदम से डिक्रीज़ आ जाता है, इसे हम कहते हैं टैकीफाइलैक्टिक। तो इसकी एग्जांपल है रिपीट यूज़ ऑफ इंट्रानेजल डीकंजेस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीमीटाजोलिन, अगर हम इंट्रानेजल डीकंजेस्टेंट्स बार बार यूज़ कर रहे हैं जैसे इसमें ऑक्सीमीटाजोलिन है तो उनका थेरेपेटिक रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है विद रीबाउंड कंजेक्शन, बल्कि और ज़्यादा कंजेक्शन होने लग जाती है। तो ये टैकीफाइलैक्टिक के एग्जांपल है। उसके बाद हम देखते हैं फार्माकोलॉजी का ऑटोनॉमिक ड्रग्स वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, कैसे इनकी वर्किंग है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ऑटोनॉमिक सिस्टम है और एक सोमैटिक सिस्टम है। तो ऑटोनॉमिक सिस्टम को हमने डिवाइड कर दिया पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में और सिम्पैथेटिक सिस्टम में। तो यहाँ से हमने देखा कि ब्रेन स्टेम है, ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड है और ये फिर स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो है वो सारी इस तरह से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पैरासिम्पैथेटिक है इसमें जो नर्व्स निकल रही हैं वो प्री वाली लॉन्ग हैं, फिर गैंग्लियन के बाद वाली शॉर्ट हैं, जबकि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लियन से पहले वाली हैं वो शॉर्ट हैं और गैंग्लियन के बाद वाली लॉन्ग हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक में प्री वाली जो लॉन्ग हैं उन्होंने जाके ऑटोनॉमिक रिसेप्टर के ऊपर, एक रिसेप्टर है निकोटीनिक रिसेप्टर, ठीक है, उस निकोटीनिक रिसेप्टर के साथ एसिटाइलकोलिन ने बाइंड करना है। फिर गैंग्लियन, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन से जो है वो निकलेगी एक और नर्व और वो जाके जो है वो स्मूथ मसल्स, ग्लैंड सेल्स, नर्व टर्मिनल्स और कार्डियक मसल्स के ऊपर जो एम रिसेप्टर मस्कैरेनिक रिसेप्टर है उसके साथ एसिटाइलकोलिन के ज़रिए बाइंडिंग कर देगी। उसके बाद हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही हैं वो प्री वाली शॉर्ट है और पोस्ट वाली लॉन्ग है। तो गैंग्लियन से पहले वाली जो है वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के ज़रिए जो है वो निकोटीनिक रिसेप्टर ऑफ ऑटोनॉमिक गैंग्लियन पे बाइंड कर रही हैं। फिर गैंग्लियन से जो है वो नर्व्स निकल रही हैं और वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के ज़रिए स्वेट ग्लैंड्स के मस्करेनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रही हैं। ये जितने एम वाले रिसेप्टर्स हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा वाले एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये सारे के सारे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। उसके बाद यहाँ से जो है वो दूसरी नर्व निकल रही है वो भी एसिटाइलकोलिन के ज़रिए निकोटीनिक रिसेप्टर ऑफ ऑटोनॉमिक गैंग्लियन के साथ बाइंड कर रही है। और फिर गैंग्लियन से एक पोस्ट नर्व, लॉन्ग नर्व निकल रही है, तो वो नोरेपिनेफ्रिन के ज़रिए जो है वो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड बीटा 1 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रही है, यानी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ ये नोरेपिनेफ्रिन के ज़रिए बाइंड कर रही है। तो ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1 जो है ये स्मूथ मसल्स में होंगे और ग्लैंड सेल्स में होंगे, नर्व टर्मिनल्स व कार्डियक मसल, बिल्कुल सेम जैसे हमने पैरासिम्पैथेटिक के पढ़ा कि स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड सेल्स हैं, नर्व टर्मिनल्स हैं, कार्डियक मसल हैं। फिर उसके बाद एक तीसरी नर्व निकल रही है वो भी इसी तरह से सेम, लेकिन इसके एंड में जो है वो डोपामीन के ज़रिए ये बाइंड कर रही है डोपामीन D1 रिसेप्टर के साथ। ये D1 रिसेप्टर हमें मिलेगा रीनल वेस्कुलेचर पे और स्मूथ मसल्स में, ठीक है, स्मूथ मसल्स और रीनल वेस्कुलेचर में मिलेगा।
फिर उसके बाद चौथी नर्व निकल रही है ऐसे, वो भी सेम इसी तरह, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है कि इसमें जो निकोटीनिक रिसेप्टर है वो एड्रेनल मेडुला में प्रेजेंट है। तो ये एसिटाइलकोलिन के ज़रिए जो है वो एड्रेनल मेडुला के साथ बाइंड कर रही है। प्री है, शॉर्ट है, पोस्ट नर्व इसमें कोई नहीं है। फिर एड्रेनल मेडुला से निकलेगा ब्लड, और ब्लड जो है वो ब्लड के ज़रिए नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन कैटेकोलामाइन की ट्रांसमिशन होगी एड्रेनल मेडुला से। फिर नोरेपिनेफ्रिन जाके बाइंड करेगा अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1 सेम। और फिर ये सारी चीज़ें इसमें वही स्मूथ मसल, ग्लैंड सेल्स और नर्व टर्मिनल सारा कुछ वही सेम आ जाएगा इसमें भी। और एक इसमें जो है कैटेकोलामीन निकलता है वो एपिनेफ्रिन होता है, तो एपिनेफ्रिन बाइंड करेगा अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 और बीटा 2 के साथ। तो इसे ये जो सारे हैं ये कार्डिक मसल्स और वेजल्स वगैरह में बाइंडिंग करेंगे इस तरीके से। तो हमने देखा कि जो एन वाला रिसेप्टर है ये एक तो ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में तो प्रेजेंट होता ही है, लेकिन ये एड्रेनल मेडुला में भी प्रेजेंट होता है। Pelvic subplanchnic nerves and the cranial nerves 3 and 7, 9 and 10 are the part of parasympathetic nervous system. Pelvic subplanchnic nerves, ठीक है, और cranial nerve में 3, 7, 9 और 10 जो है वो parasympathetic nervous system का पार्ट है। एड्रेनल मेडुला इज डायरेक्टली इनर्वेटेड बाय द प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स। ये चीज़ हमने यहाँ पे भी देख ली कि किस तरह से प्री गैंग्लियोनिक जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं वो डायरेक्टली एड्रेनल मेडुला को बाइंड कर रहे हैं। स्वेट ग्लैंड्स आर द पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक पाथवे, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो सिंपैथेटिक पाथवे का पार्ट है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। बट आर इनर्वेटेड बाय द कोलिनर्जिक फाइबर्स, ठीक है, लेकिन इनको कोलिनर्जिक फाइबर्स ने इनर्वेट किया होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिजल्ट्स इन अ कोल्ड स्वेट, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। सिंपैथेटिक पाथवे का पार्ट है लेकिन कोलिनर्जिक फाइबर्स ने इनको इनर्वेट किया होता है। उसके बाद आते हैं स्टाइकोनिन रिसेप्टर्स। स्टाइकोनिन रिसेप्टर्स में एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स और एक मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं। निकोटिनिक के स्टाइकोनिन रिसेप्टर्स और लिगेंड गेटेड चैनल्स, ठीक है, जो निकोटिनिक के स्टाइकोनिन रिसेप्टर्स हैं वो लिगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं। दे आर अलोइंग द फ्लक्स ऑफ पोटेशियम एंड द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, ठीक है, ये फ्लक्स ऑफ पोटेशियम करवाते हैं और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम करवाते हैं। एंड इन सम केसेस कैल्शियम, ठीक है, सोडियम और कैल्शियम दोनों का इनफ्लक्स करवा सकते हैं, लेकिन अब फ्लक्स जो है वो पोटेशियम का करवाते हैं। कि 2 सब टाइप्स हैं, एक एन है विच इज़ फाउंड इन द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड द एड्रेनल मेडुला, जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा। एंड एन एम है, ठीक है, एक एन है और एक एन एम है। जो एन एम है वो फाउंड इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल। तो इसी तरह हमने से यहाँ पे भी देखा कि सोमैटिक सिस्टम में जो है वो एक ही नर्व निकल रही है, वो है वॉलंटरी मोटर नर्व। तो ये जो है ये स्केलेटल मसल्स के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर इस स्टाइकोनिन रिसेप्टर के ज़रिए बाइंड कर रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से एन एम वाला रिसेप्टर है। तो ये उन्होंने बताया है कि ये फाउंड होता है द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। उसके अलावा जो दूसरी टाइप है, यानी कि 2 टाइप्स हैं, एक निकोटिनिक है, एक मस्करेनिक है, लेकिन निकोटिनिक के फर्दर 2 सब टाइप्स हैं, एक एन है और एक एन एम है। मस्करेनिक के स्टाइकोनिन रिसेप्टर्स तथा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है, ये जो से मस्करेनिक के स्टाइकोनिन रिसेप्टर्स हैं ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं डेट यूजली एक्ट थ्रू द सेकंड मैसेंजर्स। और ये वाले रिसेप्टर्स जो हैं ये सेकंड मैसेंजर्स के ज़रिए जो है वो अपना एक्ट कर रहे होते हैं। इनकी 5 सब टाइप्स हैं, M1 से लेके M5 तक। और ये हार्ट में, स्मूथ मसल में, ब्रेन में, ठीक है, हार्ट और ब्रेन वैसे ही याद रहेगा, स्मूथ मसल्स में भी होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में होती हैं, एंड द स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स में कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मिक्चुरेशन कंट्रोल। तो यहाँ पे जो है वो ब्लैडर है और ब्लैडर के ऊपर यहाँ पे जो है वो डेट्रूसर मसल है। फिर यहाँ पे एक इसका इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है और एक इसका एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है। तो हमने देखना है कि किस तरह से 3 नर्व्स जो हैं वो इसको इनपुट प्रोवाइड कर रही हैं। एक इसमें पेल्विक नर्व है, एक हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है और एक पुडेंटल नर्व है, ठीक है। पेल्विक नर्व है, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है और पुडेंटल नर्व है। पेल्विक नर्व जो है वो इसको पैरासिम्पैथेटिक इनपुट प्रोवाइड कर रही है और जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है वो इसको सिम्पैथेटिक इनपुट प्रोवाइड कर रही है, जबकि पुडेंटल नर्व जो है वो इसको सोमैटिक इनपुट प्रोवाइड कर रही है। अब इन डिफरेंट नर्व्स ने डिफरेंट रिसेप्टर्स के थ्रू अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है। तो जो पेल्विक नर्व है उसने M3 रिसेप्टर्स पे आके जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करना है। हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो है वो 2 रिसेप्टर्स पे अपना एक्शन परफॉर्म करना है, एक बीटा 3 रिसेप्टर और एक अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हैं।
ये जो बीटा 3 रिसेप्टर्स हैं ये डेट्रूसर मसल में प्रेजेंट हैं, लेकिन जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हैं वो इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो पोडेंटल नर्व है वो एक्सटर्नल यूरेथ्रस स्फिंक्टर में प्रेजेंट है। तो इसने अपना जो एक्शन है वो निकोटीनिक रिसेप्टर के थ्रू परफॉर्म करना है। मैच्योरेशन सेंटर इन पोन्स, ठीक है, जो है वो ब्रेन स्टेम के पोन्स वाले हिस्से में जो है वो मैच्योरेशन सेंटर प्रेजेंट होता है। इट रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री ब्लैडर फंक्शन। इनवॉलेंट्री ब्लैडर फंक्शन को इसने रेगुलेट करना होता है वाया द कोऑर्डिनेशन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उनकी कोऑर्डिनेशन हो रही होती है। सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो यूरिनरी रिटेंशन करवाता है और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो यूरिन वॉइडिंग करवाता है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक इनपुट हमें मिल रही है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व से, तो इसने जो है वो सिंपैथेटिक ने यूरिनरी रिटेंशन करवानी है। और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसकी इनपुट हमें मिल रही है पेल्विक नर्व से और पैरासिम्पैथेटिक नर्व ने हमें यूरिन वॉइडिंग प्रोवाइड करनी है। सम ऑटोनॉमिक ड्रग्स एक्ट ऑन द स्मूथ मसल रिसेप्टर्स टू ट्रीट ब्लैडर डिसफंक्शन। तो उन ड्रग्स को हम देख लेते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं जो ब्लैडर पे एक्ट करते हैं ताकि वो ब्लैडर डिसफंक्शन को जो है वो ट्रीट करें। तो इन स्मूथ मसल रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे 3 किस्म के रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लैडर पे अपना काम कर रहे हैं। एक M3 रिसेप्टर्स हैं, एक बीटा 3 रिसेप्टर्स हैं और एक अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स हैं। जिनमें से M3 और बीटा 3 जो हैं वो तो डेट्रूसर मसल पे प्रेजेंट हैं, लेकिन जो अल्फ़ा 1 है वो इंटरनल यूरेथ्रस स्फिंक्टर पे प्रेजेंट है। और इसके अलावा इसमें निकोटिनिक रिसेप्टर भी है, यानी कि असल में इसमें 4 रिसेप्टर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, मस्करेनिक एगोनिस्ट, सिम्पैथोमिमेटिक्स और अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। 4 ड्रग्स हैं, ठीक है, जो ब्लैडर पे एक्ट करेंगे और डिफरेंट यूरिनरी कंडीशंस को ट्रीट कर रहे होते हैं ब्लैडर की। तो सबसे पहले मस्करेनिक एंटागोनिस्ट देखते हैं। मस्करेनिक एंटागोनिस्ट में आता है ऑक्सीब्यूटिनिन। ऑक्सीब्यूटिनिन जो है वो M3 रिसेप्टर जो है उसको ब्लॉक करना है। ठीक है, ये M3 रिसेप्टर में देखा कि डेट्रूसर मसल पे प्रेजेंट है और इसकी इनपुट हमें मिल रही होती है पेल्विक नर्व से। पैरासिम्पैथेटिक इनपुट होती है ये, तो ये ब्लॉक होगी यहाँ पे, तो रिलैक्सेशन हो जाएगी डेट्रूसर मसल की, जिसकी वजह से डेट्रूसर ओवर एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। इसको हम यूज़ करते हैं अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में। ठीक है, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में क्योंकि हमने डेट्रूसर की ओवर एक्टिविटी को डिक्रीज़ करना होता है, इसी वजह से हम ब्लैडर की जो है वो डेट्रूसर मसल जो है उसकी रिलैक्सेशन करवा रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं मस्करेनिक एगोनिस्ट। तो मस्करेनिक एगोनिस्ट में आता है बिथानिकोल। ठीक है, ये बिथानिकोल जो है इसने M3 रिसेप्टर्स पे पॉजिटिव इफेक्ट करना है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी डेट्रूसर स्मूथ मसल की, तो ब्लैडर एम्पटिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। ये हम तब करेंगे जब यूरिनरी रिटेंशन हो रही होगी। तो जब हमने ब्लैडर एम्पटिंग करवानी होगी तो हम एगोनिस्ट यूज़ कर देंगे, और जब हमें ब्लैडर एम्पटिंग जो है वो नहीं करवानी, रिटेंशन करवानी है, उस टाइम पे फिर हम यूज़ करेंगे ये मस्करेनिक एंटागोनिस्ट को। सिम्पैथोमिमेटिक्स, सिम्पैथोमिमेटिक्स में है द मीराबिग्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव बीटा 3 रिसेप्टर। ठीक है, सिम्पैथोमिमेटिक्स में मीराबिग्रॉन है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा बीटा 3 रिसेप्टर पर। तो ये वाले रिसेप्टर्स भी डेट्रूसर मसल में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो है वो रिलैक्सेशन होगी ऑफ द डेट्रूसर स्मूथ मसल, तो ब्लैडर की कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। इसको भी इमरजेंसी इनकॉन्टिनेंस में यूज़ करते हैं। अब ये है कि यहाँ पे मीराबिग्रॉन का जो रिसेप्टर पर इफेक्ट है वो पॉजिटिव है, ये जबकि मस्करेनिक एंटागोनिस्ट का M3 रिसेप्टर्स पे जो इफेक्ट है वो नेगेटिव है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो है वो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स हैं। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स को हम BPH में यूज़ करते हैं, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया में। तो इनका जो है वो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे नेगेटिव इफेक्ट होगा, तो रिलैक्सेशन हो जाएगी ऑफ द स्मूथ मसल ब्लैडर नेक और प्रोस्टेट। ठीक है, ब्लैडर नेक और प्रोस्टेट की जो है उसमें रिलैक्सेशन होगी, तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो इस वजह से हम अल्फ़ा 1 ब्लॉकर जो हैं वो BPH में यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स में एक अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। तो हमने देखना है कि ये कौन से टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे क्या अफेक्ट करवा रहे होते हैं। अल्फ़ा 1 जो है वो वेस्कुलर स्मूथ मसल में प्रेजेंट है और विजुअल स्मूथ मसल में प्रेजेंट है। वेस्कुलर स्मूथ मसल में ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है और विजुअल स्मूथ मसल में ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, वेस्कुलर स्मूथ मसल में ये करवाएगा वेजो कंस्ट्रिक्शन
और विज़ुअल स्मूथ मसल में ये करवाएगा स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कंस्ट्रिक्शन, इसी तरह के जो हैं वो इसने काम करवाने हैं। अल्फ़ा 2 जो है वो प्रेजेंट है पैंक्रियाज में, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स और सलीवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, पैंक्रियाज में, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स में और सलीवरी ग्लैंड्स में। और यहाँ पे इसने करवानी है इनहिबिशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। तो यहाँ पे इसने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज की इनहिबिशन करवानी है। पैंक्रियाज में प्रेजेंट हैं, प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स में, सलीवरी ग्लैंड्स में, और इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज की इनहिबिशन करवानी है। बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं वो हार्ट और किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट और किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और हार्ट में इन्होंने हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवाना है, किडनी में इन्होंने रेनिन की सेक्रीजन को इंक्रीज़ करवाना है। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्रोंकियोल्स में प्रेजेंट हैं, कार्डिक मसल में प्रेजेंट हैं, लिवर में प्रेजेंट है और विज़ुअल स्मूथ मसल में प्रेजेंट हैं। तो इन्होंने ब्रोंकियोल्स में ब्रोंको डायलेशन करवानी है, कार्डिक मसल में इन्होंने हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाना होता है, लिवर में इन्होंने इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन सेक्रीजन करवानी है, और विज़ुअल स्मूथ मसल में इन्होंने वेजो डायलेशन करवानी है। ठीक है, जबकि अल्फ़ा 1 ने विज़ुअल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाई थी, तो इन्होंने लेकिन विज़ुअल स्मूथ मसल की वेजो डायलेशन करवानी है। बीटा 3 जो है वो एडिपोज में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे ये लिपोलाइसिस को इंक्रीज़ करवाएंगे। उसके बाद आते हैं द जी प्रोटीन लिंक्ड सेकंड मैसेंजर्स। ठीक है, तो जी प्रोटीन लिंक्ड सेकंड मैसेंजर्स ये होते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। इसमें जो है वो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स भी आ जाते हैं, ये M1 और M2 और M3 को कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जो सेकंड मैसेंजर्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं। इनमें एक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, सबसे पहले अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। उसके बाद इसमें कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स या मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स इन्हें कह सकते हैं, M1, M2 और M3 हैं। फिर इसके बाद इसमें कुछ डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं, D1 और D2। फिर इसमें जो है वो हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं, H1 और H2। और वेजोप्रेसिन रिसेप्टर्स भी इसमें हैं, V1 और V2। तो उसके बाद कौन कौन से सेकंड मैसेंजर्स हो सकते हैं, Q है, I है और S है। ठीक है, तो ये Q, I और S जो है वो डिफरेंट जो हैं वो सेकंड मैसेंजर्स हैं। अब अल्फ़ा 1 जो है वो क्यू के ज़रिए अपना काम करते हैं, तो इन्होंने स्मूथ मसल जो है वेस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करनी होती है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। इन्होंने प्यूपिलरी डायलेटर मसल कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, प्यूपिलरी डायलेटर मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो माइड्रियसिस हो जाएगी। इंक्रीज इंटेस्टाइनल द ब्लैडर स्पिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन, और इन्होंने इंटेस्टाइनल के और ब्लैडर के स्पिंक्टर मसल की भी कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, यानी कि इन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्शंस करवानी है। एक इन्होंने वेस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, एक इन्होंने प्यूपिलरी डायलेटर मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, कि इन्होंने स्पिंक्टर मसल की भी कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, इंटेस्टाइनल के भी और ब्लैडर के भी। अल्फ़ा 2 ने अपना काम करना है आई के ज़रिए, और इसने जो है वो सिंपैथेटिक एडरेनर्जिक आउटफ्लो को डिक्रीज़ करना है। ठीक है, इसने इंसुलिन रिलीज़ को डिक्रीज़ करना है, लिपोलाइसिस को डिक्रीज़ करना है। ठीक है, इंसुलिन रिलीज़ डिक्रीज़, लिपोलाइसिस डिक्रीज़ और सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज़। ठीक है, तो ये सारे इसलिए कि ये अल्फ़ा 2 अपना काम कर रहा है आई के ज़रिए, और आई जो होता है वो इनहिबिटरी होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन इसने प्लेटलेट एग्रीगेशन को इंक्रीज़ करना है और एक्वाइस ह्यूमर प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना है। तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज़, इसमें सब कुछ डिक्रीज़ हो रहा है सवाई प्लेटलेट एग्रीगेशन के, प्लेटलेट एग्रीगेशन इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद आता है बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3, तीनों ने अपना काम एस के ज़रिए करना है। ठीक है, बीटा 1 ने हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करना है, रेनिन रिलीज़ इंक्रीज़ करना है, और लिपोलाइसिस भी इसने करवानी है। ठीक है, लिपोलाइसिस को इसने इंक्रीज़ करना है। बीटा 2 ने भी अपना काम एस के ज़रिए करना है, इसने वेजो डायलेशन करवानी है, ब्रोंको डायलेशन करवानी है, लिपोलाइसिस को इसने भी इंक्रीज़ करना है, इंसुलिन रिलीज़ को इसने इंक्रीज़ करना है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को इसने इंक्रीज़ करना है, यूट्राइन टोन को इसने डिक्रीज़ करना है यानी टोकोलाइसिस, एक्वाइस ह्यूमर प्रोडक्शन को इसने इंक्रीज़ करना है, और सेलुलर पोटेशियम अपटेक को इसने इंक्रीज़ करना है। उसके बाद आता है बीटा 3, तो बीटा 3 अपना काम करेगा इसके ज़रिए, इसने लिपोलाइसिस को इंक्रीज़ करवाना है, और थर्मोजेनेसिस इन स्केलेटल मसल और ब्लैडर रिलैक्सेशन को इसने इंक्रीज़ करवाना है। ब्लैडर रिलैक्सेशन वाला हमने पहले भी पढ़ लिया कि बीटा 3 रिसेप्टर जो हैं वो किस तरह से जो है वो डेट्रूसर के प्रेजेंट होते हैं, डेट्रूसर मसल में, और ये ब्लैडर रिलैक्सेशन करवा रहे होते हैं।
ठीक है। लिपोलाइसिस भी इन्होंने इंक्रीज़ करवानी है और थर्मोजेनेसिस इन स्केलेटल मसल्स में इन्होंने थर्मोजेनेसिस करवा देनी है। उसके बाद आते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स में M1, M2 और M3। तो M1 जो है वो Q के ज़रिए एक्ट करेंगे, ये मीडिएट्स हायर कोग्निटिव फंक्शंस, स्टिमुलेट्स या एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो M1 जो है उसने हायर कोग्निटिव फंक्शंस को करवाना है और इसने जो है वो एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो हमारे GI ट्रैक्ट में होता है उसको स्टिमुलेट करना है। मीडिएट्स हायर कोग्निटिव फंक्शंस एंड स्टिमुलेट्स एंटेरिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है M2 कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो इसने अपना काम करना है आई के ज़रिए, इसने हार्ट रेट को डिक्रीज़ करना है और एट्रिया की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी डिक्रीज़ कर देना है। हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ एट्रिया को इसने डिक्रीज़ कर देना है, क्योंकि ये आई के ज़रिए एक्ट कर रहा है, इस वजह से इसने जो चीज़ें हैं उनको डिक्रीज़ करना है। ठीक है, क्योंकि आई से इनहिबिटरी। उसके बाद आता है M3 जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रीजन्स को इंक्रीज़ करेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं लैक्रिमल, स्वेट ग्लैंड, सलीवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, गट पेरिस्टल्सिस को इसने इंक्रीज़ कर देना है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करना है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवानी है, प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्शंस करवानी है। ठीक है, प्यूपिलरी मसल स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो अगर प्यूपिलरी स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन की जाए तो मायोसिस होती है, अगर प्यूपिलरी डायलेटर मसल कॉन्ट्रैक्शन की जाए तो फिर माइड्रियसिस होती है। सीलरी मसल कॉन्ट्रैक्शन इससे एकोमोडेशन, ठीक है, होगी, तो वो भी ये M3 वालों ने करवानी है, इंसुलिन रिलीज़ करवानी है और इन्होंने एंडोथीलियम मीडिएटेड वेजोडाइलेशन करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे है ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन इन्होंने इंक्रीज़ करवानी। तो M3 रिसेप्टर्स को हमने पहले भी पढ़ा था ब्लैडर में, तो ये ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ ली थी। उसके बाद आता है डोपामिन में D1 और D2 है। तो D1 S है, स्टिमुलेटरी है, D2 जो है वो इनहिबिटरी आई है। तो D1 जो है वो रिलैक्स करेगा रीनल वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को और एक्टिवेट करेगा डायरेक्ट पाथवे ऑफ सट्रिएटम। इसके जो फंक्शन है वो काफ़ी जो है वो यूनिक हैं, सट्रिएटम के पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स जो है रीनल का उसको रिलैक्स कर रहा है। D2 इनहिबिटरी, इसने मॉडुलेट करना है ट्रांसमीटर रिलीज को, स्पेशली इन ब्रेन, इनहिबिट्स डायरेक्ट पाथवे ऑफ सट्रिएटम। ठीक है, इसने सट्रिएटम के डायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करना है। ठीक है, और इसने ट्रांसमीटर रिलीज को मॉडुलेट करना है स्पेशली इन ब्रेन। हिस्टामीन जो है वो Q और S है। ठीक है, तो इसमें एक तो हिस्टामीन जो Q के रिएक्ट कर रहा है वो नेज़ल और ब्रोंकियल म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है, तभी हम जो है वो एस्थमा की ट्रीटमेंट में एंटी हिस्टामीन्स दे रहे होते हैं। तो इसने वेस्कुलर परमिबिलिटी को जो है वो इंक्रीज़ कर देना है, वेजोडाइलेशन करवानी है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इसने करवानी है और प्रूरिटस और पेन भी इसने करवानी है। ठीक है, हिस्टामिन के H2 रिसेप्टर ने S के ज़रिए एक्ट करना है, इसने गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीजन जो है वो इंक्रीज़ करवा देनी है, तभी हम H2 ब्लॉकर से रहे होते हैं। ठीक है, जब किसी को जो है वो गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ हुई होती है तब हम दे रहे होते हैं। वेजोप्रेसिन जो है उसमें V1 और V2 है, तो ये भी Q और S है, बिल्कुल हिस्टामिन की तरह। ठीक है, तो जो Q है उसने वेस्कुलर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करवा देना है और V2 ने जो है वो वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करवाना है और ये ऑब्जॉर्प्शन होगी इस तरीके से वाया अप रेगुलेटिंग एक्वापोरिन टू इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी में जो है वो एक्वापोरिन 2 की जो है वो अप रेगुलेटिंग करवानी है ताकि वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो सके, रीअब्जॉर्प्शन हो सके वाटर की, और इसने साथ में वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के रिलीज़ को भी इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद ये एक डायग्राम है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कौन से रिसेप्टर GQ के ज़रिए एक्ट करेंगे, कौन से GS के ज़रिए करेंगे, कौन से GI के ज़रिए करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं GQ के ज़रिए जो है वो कौन कौन से रिसेप्टर्स एक्ट कर रहे हैं। तो इसमें H1 है, अल्फ़ा 1 है, V1 है, M1 है और M3 है। तो इसमें सारे 1 वाले हैं, सिवाय M के, उसमें M1 और M3 दोनों हैं और D वाले रिसेप्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। ठीक है, तो इन्होंने GQ के ज़रिए एक्ट किया। फॉस्फोलाइपेज C को इन्होंने एक्टिवेट कर देना है। फॉस्फोलाइपेज C ने PIP2 को कन्वर्ट करना होता है DAG में और IP3 में। ठीक है, तो जो सा IP3 है इसने कैल्शियम की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करना होता है। तो कैल्शियम जब इंक्रीज़ हो जाता है तो ये प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट कर देता है और साथ में इसने स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा देनी है। ठीक है, जितने भी Q वाले हैं उन्होंने स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा देनी है। ठीक है, उसके बाद हमने देखे कि जिन्होंने जो है वो I के ज़रिए एक्ट करना है,
तो उसमें आते हैं M2 अल्फ़ा 2 और D2। ठीक है, पीपल हु आर टू मैड इनहिबिट देम सेल्व्स। ठीक है, मैड से भी इसको याद रख सकते हैं और सारे टू वाले हैं इसमें, तो टू मैड से हमें याद रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो एड्रेनल लेट सिक्लेज को इनहिबिट कर देना है, जिसकी वजह से ATP जो है वो साइक्लिक AMP में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा। और साइक्लिक AMP जो अगर बन जाए, अगर एक्टिवेट हो जाए, तो ये प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, प्रोटीन काइनेज A जो है वो आगे कैल्शियम की जो कैल्शियम आइंस को इंक्रीज़ कर देता है इन हार्ट। ठीक है, हार्ट में कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है प्रोटीन काइनेज A। और अगर ये इनहिबिट हो जाए प्रोटीन काइनेज ए जो है वो साथ में प्रोटीन काइनेज ए जो है वो इनहिबिट करता है मियोसिन लाइट चेन काइनेज को। ठीक है, हार्ट में कैल्शियम आइंस को इंक्रीज़ करता है, लेकिन साथ में मियोसिन लाइट चेन काइनेज को इनहिबिट कर देता है, यानी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उन रिसेप्टर्स को जो GS के ज़रिए एक्ट कर रहे हैं। तो GS वाले हैं β1, β2, β3, सारे बीटा वाले इसमें आ गए, D1 इसमें आ गया। ठीक है, और H2 और V2। अब यानी जो रिसेप्टर्स बच गए हैं, जो ना अल्फ़ा वालों में, जो ना ये Q वालों में आए, ना वो I वालों में आए, वो दरमियान वाले S में आ गए। बीटा वाले तो सारे ही S में आते हैं। इन्होंने एड्रेनल लेट सिक्लेज को एक्टिवेट कर देना है, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करवा देंगे। साइक्लिक AMP जो है वो प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर देता है। प्रोटीन काइनेज A के आगे दो काम होते हैं, एक तो इसने हार्ट के अंदर कैल्शियम आइंस को इंक्रीज़ कर देना है, दूसरा इसने स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस को जो है वो इनहिबिट करना होता है, क्योंकि ये मियोसिन लाइट चेन काइनेज को इनहिबिट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑटोनॉमिक ड्रग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग इज मॉड्यूलेटेड बाय द नॉरएपिनेफ्रिन इटसेल्फ एक्टिंग ऑन द प्रीसिनेप्टिक अल्फा 2 ऑटो रिसेप्टर्स नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, ये चीज़ जो है ये नेगेटिव फीडबैक वाली जो यहाँ पे बताई हुई है कि किस तरह से अल्फ़ा 2 ऑटो रिसेप्टर्स के साथ नॉरएपिनेफ्रिन की जो है वो नेगेटिव फीडबैक हो रही होती है। तो ये चीज़ हम इस डायग्राम को जब देखेंगे तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगी। इसके बाद है एम्फिटामीन्स यूज द नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर्स टू एंटर द प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स। ठीक है, तो एम्फिटामीन्स का बताया हुआ है कि वो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को यूज़ करते हैं और फिर वो प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल में एंटर हो जाते हैं। वे दे यूटिलाइज अ वेजिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर टू एंटर द न्यूरोसेक्रेटरी वेजिकल्स। और उसके बाद प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में जाने के बाद फिर वो यूज़ करते हैं एक वेजिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर को, और फिर वो न्यूरोसेक्रेटरी वेजिकल्स में एंटर हो जाते हैं। दिस डिस्प्लेजेज नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द वेजिकल्स। ठीक है, ये चीज़ जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन को डिस्प्लेस कर देती है उन वेजिकल से। वंस नॉरएपिनेफ्रिन रीचेज द कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड विद इन द प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। ठीक है, जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो कंसंट्रेशन थ्रेशोल्ड को रीच कर लेते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर द एक्शन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर इज़ रिवर्स्ड। तो वहाँ पे जो है वो उसी टाइम पे जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर का जो एक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, एंड नॉरएपिनेफ्रिन इज एक्सपेल्ड इनटू द साइनेप्टिक लेफ्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, वहाँ पे ये जो नॉरएपिनेफ्रिन का ट्रांसपोर्टर है उसका एक्शन रिवर्स हो जाता है, और फिर नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो साइनेप्टिक लेफ्ट में एक्सपेल होना स्टार्ट हो जाता है, यानी रिलीज होने लगता है। उसकी वजह से फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इफेक्ट्स हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं द पेशेंट्स टेकिंग एम्फिटामीन्स। अब यहाँ पे जो है वो दो यहाँ पे एग्जॉन्स दिखाए हुए हैं, एग्जॉन्स के प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलिनर्जिक को, फिर एक है नोरेड्रेनर्जिक। ठीक है, कोलिनर्जिक एग्जॉन में सबसे पहले कोलिन एंटर हुआ, कोलिन ने जाके जो है वो एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंडिंग की। फिर एक एंजाइम है CHAT के नाम से। ठीक है, इसने जो है वो इनके इस कोलिन और एसिटाइल CoA को मिला के जो है वो एसिटाइलकोलिन बना दिया। एसिटाइलकोलिन अपने वेजिकल्स के अंदर चला गया। ठीक है, फिर जब कैल्शियम आइंस जो है कैल्शियम चैनल्स के ज़रिए जब कैल्शियम आइंस आएंगे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर, तो वो इस एसिटाइलकोलिन वेजिकल से जो है वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ करवा देंगे। ठीक है, इस एक्शन को बोtulinum टॉक्सिन रोक सकता है, यानी कि एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को बोtulinum टॉक्सिन जो है वो इनहिबिट कर सकता है। खैर, अगर यहाँ पे जो है वो एसिटाइलकोलिन अपने वेजिकल से रिलीज़ हो जाएं और साइनेप्टिक लेफ्ट में आ जाएं, तो यहाँ पे आके इन्होंने एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है वहाँ पे इन्होंने बाइंडिंग कर देनी होती है। लेकिन प्री साइनेप्टिक या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो है वो एक जो है वो कुछ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, ये जो ग्रीन कलर के इन्होंने शो किए हुए हैं, इनका नाम होता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज।
ठीक है। तो ये जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है एसिटाइलकोलिन की, उसको डिग्रेड कर देते हैं दोबारा से कोलिन में और एस्टेट में। तो यही इन्होंने इस डायग्राम में शो किया हुआ है। लेकिन अगर हम इससे डिग्रेडेशन को रोकना चाहते हैं तो हमें एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स दे देने चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी जो यहाँ पे डायग्राम है वो नोरेटिनर्जिक नर्व की है। उसके एक्सॉन्स के प्री साइनेप्टिक टर्मिनल को हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे टायरोसिन है। टायरोसिन अपने ट्रांसपोर्टर के ज़रिए एक्सॉन में आया, फिर आके ये डोपा में कन्वर्ट हुआ, फिर डोपा से ये डोपामीन बन गया। फिर डोपामीन जो है वो एक मोनोमाइन वेजिकुलर मोनोमाइन, जो इसका नाम था VMAT का, वेजिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर के ज़रिए डोपामीन जो है वो अपने वेजिकल्स के अंदर चला जाएगा और नोरेपिनेफ्रिन बन जाएगा डोपामीन से। ठीक है। यानी कि डोपामीन अपने ट्रांसपोर्टर से गुजरने के बाद नोरेपिनेफ्रिन बनेगा। ठीक है। इस ट्रांसपोर्टर को रेजरपिन एक ड्रग है वो रोक सकता है। ठीक है, रेजरपिन। उसके बाद ये जो नोरेपिनेफ्रिन है, ये यहाँ से अगर कैल्शियम आइंस आ जाते हैं तो ये यहाँ से जो है वो रिलीज़ होने लगेगा। तो यहाँ से जब ये रिलीज़ होगा नोरेपिनेफ्रिन, तो इसने जाके पोस्ट साइनेप्टिक के जो रिसेप्टर्स हैं, एड्रीनोसेप्टर्स हो सकते हैं, अल्फ़ा भी हो सकते हैं, बीटा हो सकते हैं, कोई भी इस तरह का पोस्ट एड्रीनोसेप्टर्स जो हैं वहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन ने अपना काम करना है, अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक है। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है नोरेपिनेफ्रिन की, उसकी डिफ्यूजन हो जाती है, उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद ये भी होता है कि अगर यहाँ पे जो है वो नोरेपिनेफ्रिन का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए, साइनेप्टिक लेफ्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाए, तो फिर अल्फ़ा 2 यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। वहाँ से नेगेटिव फीडबैक हो जाती है। तो ये अल्फ़ा 2 जो है वो नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ से वेजिकल्स से नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज़ नहीं होने देता। ये नेगेटिव फीडबैक जो है ये नोरेपिनेफ्रिन अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स के साथ जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि ये यहाँ पे हम देख सकते हैं बल्कि कि ये जो AT2 हैं ये भी कैल्शियम की तरह जो है वो नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को फैसिलिटेट कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये AT2 जो होते हैं ये रिसेप्टर रिलीज़ मॉड्यूलेटिंग रिसेप्टर्स हैं। ठीक है। ये एंजियोटेंसिन 2 भी हो सकते हैं। ठीक है। ये AT2। ठीक है। तो बाकी हमने देखे कि यहाँ पे एम्फिटामीन्स और एफेड्रीन ये भी रिलीज़ को करवा रहे हैं। तो अब तीन चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ को प्रमोट कर रही हैं नोरेपिनेफ्रिन के। तो वो एक तो कैल्शियम है, ठीक है, जो एसिटाइलकोलिन को भी प्रमोट कर रहा था, फिर AT2 है यहाँ पे, और यहाँ पे एम्फिटामिन और एफेड्रीन है। ठीक है। जबकि जो इनहिबिट कर रहे हैं वो अल्फ़ा 2 है। ठीक है। अल्फ़ा 2 इनहिबिट कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि कई ये जो इसका रीअपटेक है, कोकेन, TCAs और एम्फिटामिन्स जो हैं वो नोरेपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है। जब नोरेपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसका रीअपटेक भी होने लगता है। ठीक है। वो रीअपटेक इस नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर के ज़रिए हो रहा होता है। तो ये वाला जो रीअपटेक है इसको कोकेन और TCAs और एम्फिटामिन ब्लॉक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक तरफ तो एम्फिटामिन जो है वो पॉजिटिव भी आ रहा है, नोरेपिनेफ्रिन का रिलीज़ भी करवा रहे हैं, और यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है उसमें एम्फिटामिन जो हैं वो नेगेटिव के साथ भी शो किए हुए। तो एम्फिटामिन क्या दोनों काम करवा रहे हैं, रिलीज़ भी करवा रहे हैं, और जब उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी तो उसका रीअपटेक भी करवा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, तो ये हम देखते हैं। तो इसमें यह है कि जो एम्फिटामिन है वो एक तरफ तो नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज़ को करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नोरेपिनेफ्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है। एक तरफ उनके रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, एक तरफ उनकी रिलीज़ को प्रमोट करते हैं। तो दोनों तरीक़ों से एक तरह से साइनेप्टिक लेफ्ट में ये नोरेपिनेफ्रिन की अमाउंट को बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं। इसी वजह से जो लोग एम्फिटामिन ले रहे होते हैं उनके अंदर नोरेपिनेफ्रिन के फिर इफेक्ट्स जो हैं वो नज़र आने लगते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है वो ये है कि एम्फिटामिन जो हैं वो सबसे पहले नोरेपिनेफ्रिन के ट्रांसपोर्टर को यूज़ करके प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में चले जाते हैं। वहाँ पे फिर वो VMAT ट्रांसपोर्टर जहाँ से डोपामीन जो है वो एंटर हो रहा था न्यूरोसेक्रेटरी वेजिकल्स में, उसी ट्रांसपोर्टर के ज़रिए एंटर हो जाते हैं वेजिकल्स में, और वहाँ पे जाने के बाद ये नोरेपिनेफ्रिन को वेजिकल से बाहर निकाल देते हैं। खुद न्यूरोसेक्रेटरी वेजिकल्स के अंदर चले जाते हैं और नोरेपिनेफ्रिन को वेजिकल से बाहर निकाल देते हैं। वंस द नोरेपिनेफ्रिन रीचेज द कंसंट्रेशन, और जिस तरह से प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में जब नोरेपिनेफ्रिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो है वो वो जो नोरेपिनेफ्रिन जो
ट्रांसपोर्टर है जिसका असल काम रीअपटेक करना था, उसी के ज़रिए अब नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो एक्सपेल्ड होने लगता है इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्टर, कंट्रीब्यूटिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट टेकिंग एम्फेटामिन्स। यानी कि जो असल काम है वो इस ट्रांसपोर्टर का ये है कि ये रीअपटेक करे, लेकिन जब एम्फेटामिन्स को यूज़ कर रहा होता है तो उसमें जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो इस ट्रांसपोर्टर के ज़रिए जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन बाहर को आने लगेगा, एक्सपेल होने लगेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि ये जो हमने एरोस कर्व्ड एरोस बनाए हुए हैं ये ट्रांसपोर्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोलिनोमिमेटिक एजेंट्स है, तो ये है पेज 241, लेकिन आज के वीडियो में हमने जो है वो 240 पेज तक कवर कर लिया है, 230 पेज से हमने स्टार्ट किया था।